हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उसमें आज का टॉपिक रहेगा साइंस सेक्शन से फिजिक्स है और उसमें कार्य शक्ति, ऊर्जा एवं गति रहेगा इसका टॉपिक। और डे नंबर 35 है। डे नंबर 34 का वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, तो अब जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दी हूँ क्योंकि वो लॉन्ग था, थोड़ा लंबा था। ठीक है, और ये वीडियो एक ही में कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ एडुटेरिया का करेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जो करंट अफेयर आ रहा है फ्रेंड्स, वो और जुनून टेस्ट सीरीज उनका जिसमें 9 टेस्ट हो चुका है वो हमारे प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ। और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था, जो जिसमें 17 टेस्ट थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर में पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री भी चल रहा है और साइंस अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, और बिहार स्पेशल में 2 करंट अफेयर ले रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें खान ग्लोबल स्टडी का जो जनवरी से मई तक हो चुका है और वो बीपीएससी मेकर जो काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें एमसीक्यू बेस पे है, वो भी मैं अब कंप्लीट करा रही हूँ, तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 70वीं बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाला है फ्रेंड्स, निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी फॉर्म नहीं आया है, लेकिन अभी भी जो नोटिफिकेशन रिसेंटली आया था ना, उसमें भी 30 सितंबर ही रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे, उसी को लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है? तो इसका आंसर है सी, कैलोरी में। भोजन में ऊर्जा को कैलोरी में मापा जा सकता है। जूल ऊर्जा या कार्य को एसआई इकाई होता है। जूल क्या है? तो ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई होता है। केल्विन तापमान की एसआई इकाई होता है और सेल्सियस तापमान की एक व्यवहारिक इकाई है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है फ्रेंड्स? तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन होता है। तो ध्यान रखेंगे, जूल क्या है? तो ऊर्जा और कार्य की ऐसा ही मात्रक है। केल्विन तापमान का ऐसा ही मात्रक है। भोजन में ऊर्जा कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा ऊर्जा की ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है जूल। ठीक है, इसका आंसर है जूल, जो अभी हमने जस्ट देखे थे। तो ऊष्मा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। न्यूटन बल की ऐसा मात्रक, न्यूटन क्या है? तो न्यूटन बल की ऐसा मात्रक है। कैलोरी क्या है? तो कैलोरी ऊर्जा का एक इकाई है और केल्विन तापमान की ऐसा मात्रक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जब कोई मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है बी, घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण के कारण। नेक्स्ट है, जब मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। यह ऊष्मा घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण एक प्रतिक्रियात्मक बल है। घर्षण के कारण किया गया कार्य हमेशा निगेटिव में होता है, ध्यान रखेंगे, और घर्षण बल की एक गैर संरक्षित बल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर है सी, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये गलत है क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये गलत था, जबकि सही क्या क्या है? तो कार्य तब होता है जब कोई बल किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की रेखा में विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की रेखा में विस्थापित का गुणनफल होता है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन इसका चिन्ह होता है। तो अनुभव में घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, न कि पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल और विस्थापन दोनों ही दिशा में विपरीत होता है। नेक्स्ट है, एक ऑर्गन बराबर होता है तो कितना होता है? तो 10⁻⁷ जूल होता है। ठीक है, ERGCGS प्रणाली में ऊर्जा कार्य की इकाई होता है। एक अर्घ बराबर होता है, एक अर्घ बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई गलत कथन नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहला। तो यदि लगाए गए बल्ब और विस्थापन के बीच का कोण न्यूनतम कोण है तो किया गया कार्य
पॉजिटिव होगा तो वो सही है। और आगे में क्या है, तो यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक है तो किया गया कार्य निगेटिव है। तो अगर दोनों का बल और विस्थापन में अगर बीच का कोण अधिक है तो निगेटिव होगा और कम है तो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखेंगे। और यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो इसका कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो अगर कम होगा तो कम होगा तो पॉजिटिव होगा और अधिक होगा तो निगेटिव होगा। और 90 डिग्री का कोण बनाता है तो इसमें शून्य हो जाता है, तो तीनों सही था। कार्य एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत बार पूछता है कि कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है। तो कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, जिसमें केवल परिणाम होता है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है लेकिन इसका चिन्ह होता है। कार्य किया गया बल क्या होता है, कार्य किया गया है तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, मतलब F माइनस डी कोस थीटा, जहाँ थीटा लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण है। नेक्स्ट है बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है तो किसका, तो कार्य किया गया कार्य को देता है। तो ध्यान रखेंगे, कार्य किया गया एक अदिश राशि है, मतलब कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है लेकिन इसका चिन्ह होता है। कार्य का किया गया बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देता है। तो ध्यान रखिएगा, त्वरित कार्य इसका उदाहरण है, किसका है, तो सी आंसर, धनात्मक कार्य का। तो त्वरित कार्य धनात्मक कार्य का उदाहरण होता है। त्वरित कार्य किए गए धनात्मक कार्य का उदाहरण होता है। वाहन के त्वरण के दौरान वाहन पर लगाए गए बल की दिशा और गति की दिशा समान रहती है, अर्थात लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण तीव्र होगा, इसलिए किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। कार्य किया गया F माइनस डी कोस थीटा होता है। नेक्स्ट है घर्षण बल किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर है बी, असंरक्षित बल का। घर्षण बल असंरक्षित बल का एक उदाहरण है। संरक्षित बल वह होता है जिसका कार्य केवल वस्तु के अंतिम विस्थापन द्वारा निर्धारित होता है, यह पथ से स्वतंत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल संरक्षित बल के उदाहरण हैं। असंरक्षित बल वह बल जिसका कार्य वस्तु द्वारा किए गए पथ द्वारा निर्धारित होता है, वह यह पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल वायु प्रतिरोध असंरक्षित बल के उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें और स्तंभ 2 दिया हुआ भौतिक मात्रा और इकाई है, तो मिलान कर लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, एक और ऑप्शन इधर होगा, तो इसमें मिलान ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ए, कार्य की इकाई जूल या न्यूटन मीटर होता है, ऊर्जा की इकाई जूल होता है और शक्ति की इकाई वाट होता है, या वाट या न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है और जूल पर सेकेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है एक वाट की शक्ति है। एक वाट की शक्ति क्या है फ्रेंड्स, तो वह मशीन जो हर सेकेंड में 1 जूल काम करती है उसे 1 वाट की शक्ति कहते हैं। 1 वाट उस मशीन की शक्ति है जो हर सेकेंड में 1 जूल काम कर रही है। शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति क्या है, तो शक्ति की एक अदिश राशि है, या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शक्ति अदिश राशि है। ठीक है, और शक्ति की इकाई वाट या जूल प्रति सेकेंड है। तो ध्यान रखेंगे, बल और वेग का गुणन परिणाम देता है, तो क्या देता है, तो इसका आंसर है शक्ति। ठीक है, बल और वेग का गुणन परिणाम शक्ति देता है। शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया कार्य वह अदिश राशि। शक्ति क्या है, तो शक्ति एक अदिश राशि है। ठीक है, और शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय और इक्वल टू बल इंटू वेग होता है। और शक्ति की इकाई वाट या जूल पर सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ध्यान रखेंगे ना, 1492 वाट बराबर होता है, तो इसका आंसर है 2 HP। तो 1492 वाट बराबर 2 HP होता है। अश्व शक्ति HP जेम्स वॉट द्वारा शुरू की गई शक्ति की इकाई है। 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अश्व शक्ति के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स कि एक HP बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, के किलोवाट आवर से किसकी इकाई है, तो इसका आंसर है बी, ऊर्जा प्रति मतलब ऊर्जा बटा कार्य है। किलोवाट ऊर्जा की इकाई है और 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है और 1000 वाट विद्युत उपकरणों के द्वारा 1 घंटे में खपत की गई ऊर्जा
जो 3-6 mg होता है, तो 1 यूनिट होगा, ये ध्यान रखिएगा 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है वो पूछना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा डी में क्या था तो वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो इसमें से कोई सही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सही नहीं पूछ रहा, तो इसका आंसर होगा डी, इसमें कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, ठीक है। तो वस्तु की गति का कारण गतिज ऊर्जा होता है, और इसको यहाँ पे के लो एनर्जी है और इक्वल टू 1/mv² होता है। और गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण स्थिति ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन mgh होता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा होती है, तो क्या होती है, तो इसका आंसर है बढ़ जाती है उसकी ऊर्जा। तो यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाता है। पिंड ऊपर उठ जाता है या पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। पिंड नीचे की ओर जाता है या पिंड द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टक्कर के दौरान क्या होता है, तो इसका आंसर है बी, संवेग संरक्षित रहता है। टक्कर एक ऐसी घटना है जिसमें दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत कम समय के अंतराल पर बड़ा बल लगाते हैं। टक्कर के 2 प्रकार होते हैं, इसमें प्रत्यक्ष टक्कर और अप्रत्यक्ष टक्कर। गतिज ऊर्जा केवल प्रत्यक्ष टक्कर के दौरान संरक्षित रहती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गति के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है, क्यों लगती है, तो इसका आंसर है प्रतिक्रिया के कारण लगती है। तो पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट प्रतिक्रिया के कारण लगती है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जड़त्व किसी पदार्थ की एक अंतर्निहित मूल विशेषता है और इस विशेषता के कारण वह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। संवेग गतिमान पिंड की एक विशेषता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दूध को मथने पर उसमें से मलाई अलग हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है सी, केंद्र प्रसारक के कारण, अभिकेंद्रण अपकेंद्रण के कारण होता है फिर। तो ध्यान रखिएगा। दूध को मथने पर उसमें मलाई अलग हो जाती है, ऐसा किसके कारण होता है, तो अपकेंद्रण के बल के कारण होता है, ठीक है। तो दूध को मथने पर उसकी मलाई अलग हो जाता है, ऐसा केंद्र प्रसारक बल के कारण होता है, जिसे अपकेंद्रण भी बोला जाता है। बल एक छद्म बल है जो हमेशा केंद्र से दूर घूमते हुए पिंड पर कार्य करता है, जैसे वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रण बल की तरह काम करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्रीम सेपरेटर और वॉशिंग मशीन केंद्रापसारी बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण होता है, तो इसका आंसर है सी, स्थानांतरणीय और घूर्णन की गति के कारण। तो सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरणीय और घूर्णन गति का उदाहरण होता है। रोलिंग गति में पिंड का द्रव्यमान सीधी रेखा में चलता है, जबकि पहिए के सभी कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है, एक गोली और एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है और उसमें धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी मात्रा संरक्षित रहती है, तो इसका आंसर है बी, केवल संवेग। एक गोली एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है और उसमें धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया को वस्तु का संवेग संरक्षित रहेगा। जब वस्तु पर लागू बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो सिस्टम का संवेग संरक्षित रहेगा। न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार होता है, तो इसका आंसर है बी, 0 होता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार 0 होता है। भार एक बल है जो वस्तु द्वारा अनुभव किया जाता है, ठीक है, और संपर्क में सतह द्वारा लगाया जाता है। वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का मान भी 0 होगा, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करने पर उसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, 0 होगा। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करने पे पिंड का औसत वेग 0 हो जाएगा। औसत वेग इक्वल टू क्या होता है? तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। वृत्ताकार गति में 1, 2 या 3 से लेकर n पूर्ण चक्रों में पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को इस नाम से भी जाना जाता है, तो सी, जड़त्व के नियम को न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इनफैक्ट जो 90 डेज प्लानर है ना, वो सब सारे इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति की अवधारणा और जड़त्व के नियम की खोज की थी। न्यूटन के पहला नियम को बल को परिभाषित करता है, जबकि न्यूटन का दूसरा नियम बल को परिभाषित परिमाण देता है। ठीक है, यह नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चलती है तो शरीर का प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में घूमता है, जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है घूर्णन की धुरी। यदि कोई वस्तु पूर्णतः घूर्णित गति में चलती है तो शरीर का प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में घूमता है, जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थिर होती है, जिसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। घूर्णित गति में प्रत्येक कण समान समय में समान कोणीय दूरी पूरी करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना किसके कारण होता है? किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है विराम का जड़त्व। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है फिर, तो ध्यान रखिएगा। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो बस पर बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जड़त्व किसी पदार्थ की पूर्णतः अंतर्निहित विशेषता है और इस विशेषता के कारण वह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होता है। जब कोई बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना गति के जड़त्व का उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जब कोई बस अचानक रुक जाती है, जब कोई बस अचानक, एक मिनट फ्रेंड्स, ये ना मैं कलर करना चाह रही हूँ दूसरा। जब कोई बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना किसके कारण होता है? तो गति के जड़त्व का उदाहरण है, यह ध्यान रखिएगा। और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने वाली वर्षा की बूंदे दिशा के जड़त्व के कारण अपनी गति की दिशा में नहीं बदल सकती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, घर्षण को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही है, जिसमें सतह के चमकाना, स्नेह का उपयोग करना और संपर्क का क्षेत्र को कम करना। ये तीनों क्या करते? तो घर्षण को कम कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया डी। सतहों के चमकाने, स्नेह का उपयोग करके और संपर्क के क्षेत्र को कम करके घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण एक प्रतिक्रिया बल है। घर्षण हमेशा दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल संपर्क में सतह पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गति की अवस्था में को बदलने के लिए कौन सा स्थिर बल जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है बी, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उसके बीच घर्षण का प्रतिरोध करने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। घर्षण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिक्रियात्मक बल है। घर्षण बल संपर्क में सतह पर निर्भर करता है। केंद्र प्रसारक बल वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार है। केंद्र प्रसारक बल एक छद्म बल है जो घूर्णन के केंद्र से दूर कार्य करता है। केंद्र प्रसारक बल को ना अपकेंद्रक बल भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जड़त्व एक पदार्थ की मूल अंतर्निहित विशेषता है और इस विशेषता के कारण यह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है।
नेक्स्ट है द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ड्रैग्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। द्रव के माध्यम से चलने वाले समय वस्तु पर द्रव घर्षण कार्य करता है। ठीक है, और घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक वक्र पर बनाए जाते हैं ताकि रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो रेल की पटरियां वक्र पर झुकी होती है ताकि रेल के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रण बल पर प्राप्त किया जा सके। सड़क के झुकने से अभिकेंद्रण बल का प्रभाव बढ़ता है और प्रतिकृषीय बल का प्रभाव घटता है। वृत्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू केंद्र प्रसारक बल होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्थिर गति वाली वस्तु क्या होता है, त्वरित नहीं होती है। तो स्थिर गति वाली वस्तु त्वरित नहीं होती है। यदि कोई पिंड एक समान गति से गति कर रहा है तो पिंड द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ को ढलान गति देता है, और यदि वस्तु असमान गति से घूर रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान समय अंतराल में समान होगी। फायर करने के बाद तोप क्यों पीछे हटता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या है, तो सिद्धांत के अनुसार फायर करने के बाद तोप पीछे हट जाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहता है कि प्रत्येक क्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही शरीर पर लागू नहीं होता है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। तो इसका आंसर है सी, जब व्यक्ति स्थिर हो तो वजन कम हो जाता है। एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति स्पष्ट वजन उस व्यक्ति के स्थिर होने पर वजन से कम होता है। एक समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन उस व्यक्ति के स्थिर होने पर वजन से अधिक होता है। तो ध्यान रखिए, ऊपर जाने पे अधिक होता है और नीचे आने पे कम होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है वो है आवधिक गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहते हैं। गति जिसमें प्रत्यानयन बल पिंड को अपने माध्यम स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। जब कोई पिंड अपनी माध्यम स्थिति से इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है तो उसे कंपन गति कहते हैं। और अवमंदित दोलन एक प्रकार का दोलन है जिसमें गति का कोई प्रतिरोध नहीं होता। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी कहलाती है। तो इसका आंसर है तरंग दैर्घ्य का आधा। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और किसी भी दिशा में माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दो क्रमागत शिखरों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अविचलित वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर है जड़त्व। अविचलित वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के बारे में बताता है। वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा जड़त्व के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डेट नंबर 2 खत्म हो गया, मतलब 35 नंबर डेट खत्म हो गया। अभी डेट नंबर 36 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।